हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है हम लोग यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए लगातार अपने जीके जीएस के प्रश्न कर रहे थे, लेकिन आज आपके लिए टॉप 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला लेकर आए हैं। इसमें वो प्रश्न हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के, साइंस और इकोनॉमिक्स हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी दोस्तों कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए 110% सही साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कह रहा है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सातवाहन होगा। देखिए, सातवाहनों ने सबसे पहले भूमि उपहार की रीति स्टार्ट की थी, और ये भूमि जो दी गई थी दान में, ब्राह्मणों को दी गई थी, और इसको अग्रहार कहा जाता था। ये आपके एग्जाम में कई बार आया है। क्या है सर? अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, इस भूमि को क्या कहा जाता था तो बोलेंगे अग्रहार कहा जाता था, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम लोग दोस्तों 50 प्रश्न हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, फिलहाल अच्छे प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, कह रहा है, सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ पर दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। देखिए हर्षवर्धन, आपको दोस्तों ये भी पता होगा, कुंभ मेले का आयोजन का जो श्रेय जाता है, कुंभ मेला जो लगता है उसका श्रेय भी हर्षवर्धन को जाता है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संबंधित है। किससे सर? महायान शाखा से। और कन्नौज एवं प्रयाग में इन्होंने क्या किया था सर? दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है। यानी कि पल्लव राजाओं ने शिला को काटकर जो रथ मंदिर बनवाए हैं वो कहाँ सर बनवाए हैं? तो बोलेंगे महाबलीपुरम में। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साइंस का एक बेहतरीन प्रश्न ये रहा, और क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन्स। देखिए, प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम इनका निर्माण होता है, लेकिन विटामिन ए जो होता है इसे हम बाहर से लेते हैं, यानी कि किसी और स्रोत से हम लेते हैं। तो विटामिन ए का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में दोस्तों नहीं होता है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे लगातार क्वेश्चनों के लिए मैं आपके लिए डेली हाजिर होता हूं, ऐसे लगातार प्रश्न लेकर। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? बोलेंगे कह रहा है भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो क्या बोलेंगे? नरोरा। नरोरा जो है आपका भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है? दर्रे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है, तो बताना है लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? राइट आंसर क्या होगा? लिपुलेख हो गया, किंगड़ी विंगड़ी हो गया, ये सभी दर्रे कहां पर आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिपिकिला दर्रा जो कई बार आपके एग्जाम में आया, हिमाचल प्रदेश में है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, जहां से सतलज नदी होकर गुजरती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। कह रहा है, पर्वतों लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर हुई है? क्या है सर? लगभग समानांतर हुई है। तो देखिए अरावली, हालांकि ये सबसे पुरानी श्रृंखला है, लेकिन इसकी ये पर्वत श्रृंखला है, लेकिन आपको ये याद रखना ये समुद्र के किनारे नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं, इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है। आपको याद रखना कौन सर? इसका सर्वोच्च शिखर जो हो जाएगा वो गुरु शिखर हो जाएगा। सतपुड़ा की अगर मैं बात करूंगा तो सतपुड़ा का जो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा वो आपको हमेशा याद रखना धूपगढ़। ठीक है, सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगी धूपगढ़ हो जाएगी, आपको ये बात याद रखनी है। राइट आंसर क्या होगा? अब आपको कंफ्यूजन इनमें होगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, क्योंकि दोनों ये समुद्र के किनारे हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ आपको अरब सागर देखने को मिलता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप पूर्वी घाट लगाएंगे। क्यों? देखिए पूर्वी घाट कोई पर्वत नहीं है, पर्वत नहीं, इसे हम सह्याद्री कहते हैं, मतलब ये पर्वत होता है इस प्रकार का। लेकिन ये जो पूर्वी घाट है ये समुद्र के कारण इसका ये वाला जो हिस्सा था ये कटकर गिर गया, इसलिए आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जब आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो एक खड़े ढाल का देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे सह्याद्री के नाम से दोस्तों जानते हैं। ठीक है, और एक बात हमारे हमेशा याद रखना, क्योंकि पश्चिमी घाट में क्या होता है, यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं, तो इसलिए ये कट छट गया, तो इतना ये विस्तार इसका इतनी बढ़िया उत्पत्ति नहीं है, तो इसलिए हम क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में आया, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। कि जब 1953 में आंध्र प्रदेश भारत मतलब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन सी थी? यानी कि आंध्र प्रदेश जब भाषाई राज्य पर, भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ आंध्र प्रदेश का, तो आपको ये दोस्तों बताना है कि इसकी राजधानी उस वक्त क्या थी। तो हमेशा आपको याद रखना करनूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा, करनूल इसकी राजधानी थी, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, गुप्त साम्राज्य के पतन
पतन के कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण नहीं था? हुणों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म में स्वीकार करना, या अरब आक्रमण। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हुण आक्रमण जो हुए वो मिहिर कुल और खुजनवाज के नेतृत्व में हुए थे और इस वक्त स्कंदगुप्त शासक था। कौन सर? स्कंदगुप्त शासक था। हालांकि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर दिया था, लेकिन उससे बहुत हानि हुई और पूरा गुप्त साम्राज्य गड़बड़ा गया। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशासन का सामंती ढांचा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सातवाहनों ने सर क्या किया था, सातवाहनों ने भूमिदान जो चलाई थी वो पूरी भूमिदान क्या सर गुप्तोत्तर मतलब गुप्त काल में भी चलती आई। अब जब गुप्त काल में ये भूमि चलती आई, गुप्त काल में पहले आप समुद्रगुप्त देखते हैं, फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य देखते हैं, लेकिन जैसे ही कमजोर शासक मिले और ये जो जिनको भूमि दी गई थी वो फिर क्या हुए, वो स्वतंत्र होने लगे। जैसे गुप्त काल में फिर आप क्या देखते हैं, गुप्तोत्तर काल जब आता है तो आप बहुत से राजा देखते हैं, वो यही कारण था। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत आपकी कौन सी हो जाएगी, आपको आराम से पता चल रहा है ये बात गलत है, क्योंकि 711 में आक्रमण, 711 और 12 में अरब आक्रमण, तो 711 और 12 में हुआ, 11 और 12 में हुई है, ये बात आपको पता है। आप कहेंगे 711 में, जी हाँ 711 में अगर आपने हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ा है तो आपको पता होगा पहला आक्रमण उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ, जो कि एक असफल आक्रमण था, अरब आक्रमण सिंध पर। उसके बाद बुदैल के नेतृत्व में हुआ, वो भी असफल हुआ, और 712 में सफल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय में। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना, ये इसका राइट आंसर डी होगा, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न कह रहा साहित्य में प्रख्यात समर्थक राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश से जुड़े? इस पर भी आप लोग इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया है कि राजा भोज जो थे किस वंश से संबंधित थे, तो क्या बोलेंगे, ये परमार वंश से थे। किससे सर? परमार वंश से थे। सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको ये बात याद रखनी। अगले प्रश्न कह रहा है ऐसा ना समझें आप लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन में ज़्यादा करवा रहा हूँ, पहले हिस्ट्री करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, पॉलिटी करेंगे, स्ट्रैटेजी के करेंगे, और फिर आप लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे, साइंस के हर प्रकार के मतलब क्वेश्चन करेंगे, पूरे के पूरे 50 प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने की थी? अमोघवर्ष की आपको एक उपाधि याद रखनी है, इन्होंने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी, नारायण। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है, नारायण। ठीक है, वीर नारायण की उपाधि धारण की थी, और एक कविराज मार्ग इन्होंने एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने, क्या थी? कविराज मार्ग। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और वीर नारायण की उपाधि थी। अगला प्रश्न कह रहा है हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनाता है? बोलेंगे, ये साइंस का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बनाता है? तो आपको हमेशा याद रखना है, जब वो इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वो धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। क्या बनाता है सर? धनात्मक हीलियम आयन बनाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कह रहा नेपथीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती हैं? कह रहा नेपथीन की जो गोलियां होती हैं वो समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती हैं? तो क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपतन के कारण। किसके कारण? ऊर्ध्वपतन के कारण नेपथीन की गोलियां आपके अपने आप मतलब समय के साथ गायब हो जाती हैं। तो तीसरा सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक और रहा, कह रहा है भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? मतलब जो भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित किया वो सबसे पहले किसने? तो क्या बोलेंगे सर? पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्षेत्रीय शासन स्थापित किया था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ बम, बिल्कुल सही है इनकी। लाला रामशरण दास दी ड्रीमलैंड बिल्कुल सही है। सचिंद्रनाथ साहनी बंदी जीवन आपको पता होगा, लेकिन द इंडियन सोशलिस्ट जो है ये भगत सिंह की नहीं है। ठीक है, तो आपकी ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया? कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ए वाला ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी, किसने? जहांगीर ने। आपने पढ़ा होगा 1615 में कौन आता है इसके शासनकाल में? तो कहेंगे जिसे इंग्लिश खान की उपाधि सट्टा मसरो आता है इसके काल में। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा तीस्ता नदी मुख्य नदी तंत्र किसकी शाख नदी? तीस्ता ये सिक्किम से ये नदी निकलती है, आपको पता होने चाहिए। तीस्ता जो है ये किसकी शाख नदी है? तो बोलेंगे ब्रह्मपुत्र की शाख नदी है, याद रखेंगे। ठीक है, किसकी शाख नदी है? तो क्या बोलेंगे सर? ब्रह्मपुत्र की शाख नदी। ब्रह्मपुत्र की और भी शाख नदियों की बात करें तो मानस इसकी हो जाएगी सर। सुबनसिरी अगर बात करें, कौन सर? सुबनसिरी इसकी हो जाएगी। क्या बोलेंगे? सुबनसिरी इसकी हो जाएगी, ये भी बात आपको याद है। सुबनसिरी है, मानस है, तीस्ता, ये सभी ब्रह्मपुत्र की। मेकांग हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की शाख नदियां हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्न मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा है। कह रहा है स्टार लगाएंगे चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से भारत के कटोरे को रूप में विख्यात क्षेत्र कौन सा? पूर्वोत्तर क्षेत्र, केरल एवं तमिलनाडु का, सिंधु का गंगा का मैदान, या
कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? और ये छपने वाला प्रश्न है, आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्या बोलेंगे सर? कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। अच्छा देखिए, ये कृष्णा और गोदावरी नदियां हैं, दोनों ये आंध्र प्रदेश में आकर गिरती हैं। कहां पर? आंध्र प्रदेश में आकर गिरती हैं। पहले गोदावरी देखने को मिलेगी, फिर आपको कृष्णा देखने को मिलेगी। इनके बीच में एक झील स्थित है, एक झील स्थित है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वो कौन सी झील है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, चावल का कटोरा जो है वो कहां पर? कृष्णा गोदावरी डेल्टा के रूप में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? और ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। आपको पता है दोस्तों, हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की जाती है संविधान में। 352 में राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति शासन की जो बात है 356 में है, और वित्तीय आपात की जो बात है वो 360 में। तो राइट आंसर आपको याद रखना पेप्सू में, पहला जो लगा है वो पेप्सू में। और सर्वाधिक बार अपने यूपी में, सर्वाधिक बार कहां लगा है? तो क्या बोलेंगे सर? सर्वाधिक बार यूपी में। कब सर? सबसे पहली बार 1968 में लगा था यूपी में। सबसे पहली बार कब सर? 1968 में यूपी में लगा था, याद रखेंगे। और सर्वाधिक बार कितनी बार? 10 बार यूपी में लगा है। और 1968 में पहली बार, और नवीनतम 2002 में नवीनतम लगा है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी, आखिरी बार। अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? आप हमारे पीडीएफ बनाने का तरीका सर देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी के सभी हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको? तो कहेंगे राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। बात करेंगे सर राष्ट्रपति के, चलिए कुछ बात इनके बारे में कर लेते हैं। आपको पता, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति, ये बात 53 में कही गई है। 60 में इनकी शपथ की बात की गई है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में बता रहा हूँ। 61 में आपको याद रखना है, 61 में इनका क्या है? 61 में इन पर महाभियोग चलाया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर चलाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मैं देखता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें प्राप्त है? तो देखिए अध्यादेश क्या होता है सर? ये अल्पकालीन कानून है। क्या है? अल्पकालीन कानून है। इस पर हम चर्चा करेंगे जब आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको यह याद रखना है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और किसी विशेष परिस्थिति में कोई कानून बनाना होता है, तो आर्टिकल 123 की मदद से, क्या सर? आर्टिकल 123 की मदद से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है, क्योंकि सत्र की किसी न किसी संसद के किसी सत्र के बीच में भी टाइम कितना होता है? 6 माह का होना चाहिए। तो 6 माह ही अधिकतम अवधि कितनी होती है अध्यादेश की? सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो क्या बोलेंगे सर आप? 6 माह होती है, ठीक है। चलिए अगर मैं राज्यपाल का अध्यादेश बोलूं तो क्या बोलेंगे? 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। कह रहा कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी? आपको पता होगा मैसूर के बारे में जब आप पढ़ते हैं, क्या सर? मैसूर के बारे में पढ़ते हैं तो मैसूर में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिसमें से 2 किसने लड़े थे? 2 हैदर अली ने लड़े थे। और ये डिंडीगुल का क्या था? डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कहाँ का? डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ था। ये वही हैदर अली हैं जिन्हें अंग्रेजों को पहले मैसूर युद्ध में परास्त कर दिया। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने सटाक से संधि कर ली थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह किसने 1870 में भारतीय सुधार संगठन का संगठन बनाया था? कब सर? 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया था। क्या बोलेंगे? केशव चंद्र सेन ने। किसने सर? केशव चंद्र। और ये सभी के सभी नाम जितने भी लग रहे हैं आपको, ये सभी ना सभी किसी ना किसी तरीके से ब्रह्म समाज से संबंधित हैं। तो क्या बोलेंगे? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था का? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब गठन हुआ 1885 में इसका गठन हुआ। सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कि 1885, क्योंकि ये सबको पता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए जब इस वक्त इसका गठन हुआ तो इस वक्त वायसराय कौन था? तो बोलेंगे वायसराय कौन था? तो क्या बोलेंगे? वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? डफरिन था, याद रखेंगे, ठीक है। डफरिन था। और इसने लुटेरों की संस्था कहा था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो इसको अलग अलग नामों से लोगों ने कहा। किसी ने लुटेरों की संस्था का, किसी ने भीख मांगने वाली संस्था का। तो क्या बोलेंगे? अरविंद घोष ने कहा था। किसने सर? अरविंद घोष ने क्या कहा था? तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, भीख मांगने वाली संस्था कहा था। यह बात आपको याद रखनी, अरविंद घोष ने। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं, हम लोग इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करें क्योंकि 50 प्रश्न हमें करने हैं। फिलहाल बहुत अच्छे से हम लोग प्रश्नों को करेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम में 110% साबित होंगे। राइट आंसर क्या होगा? कार्निया। कार्निया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्सों को प्रतिरोपित किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। नलपति नालव बीसल देव रासो बिल्कुल सही है। जगनिक ने आल्हा खंड लिखा है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, लेकिन हमीर रासो इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, हमीर रासो अब्दुल रहमान ने नहीं लिखी है, ये आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि रहा है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, यानी कि पश्चिमी हिमालय में जो संसाधन है वो प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो आपको याद रखिए वन। यहाँ से पश्चिमी हिमालय से क्या मिलेंगे हमें सर? वन मिलते हैं और कुछ नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको आप मतलब आप सोच कर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई पढ़ने की वाली बात नहीं। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? बताइए, सागौन जो है ये किस क्षेत्र में आपको बहुतायत देखने को मिलेगा? तो आपको हमेशा याद रखना है सर, मध्य भारत में। बोलेंगे कहाँ पर सर? मध्य भारत में जो है वो आपको सागौन देखने को मिलेगा। तो सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। ये क्वेश्चन मुझे जब देखा मैंने तो वाकई में मुझे लगा कि हाँ, इस क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं, फिलहाल बहुत से लोगों को आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप चकरा जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है? देखिए, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। किससे? 3 देशों से। वो कौन कौन से 3 देश हैं आपको पता होगा सर? चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान। लेकिन एकमात्र राज्य कौन सा है? तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। ये बात आपको याद रखनी है ज्योग्राफी के लिए। मैं आपने जब भूगोल पढ़ा होगा भारत का तो उसमें अगर मैपिंग अच्छे से पढ़िए तो ही इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए असम की सीमा अगर पूछा जाए तो कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया कि भूटान की सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगती है? तो क्या बोलेंगे? असम से सबसे ज़्यादा भूटान की सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्या भारत संसार का 7वां बड़ा देश है? बिल्कुल सही बात है, 7वां बड़ा देश है, लेकिन इसके अंतर्गत संसार का कितने प्रतिशत भाग आता है? तो क्या बोलेंगे? 2.4%। कितना सर? 2.4% भाग आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 2.4% भाग आता है किसके अंतर्गत? भारत के अंतर्गत। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? मतलब सर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो क्या बोलेंगे सर? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये बात आपको याद रखना है। डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहा है? जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आपने आर्टिकल को पढ़ा होगा। तो आर्टिकल में कहा गया है, मतलब हमारे संविधान में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है, मतलब संसद का सदस्य अगर नहीं है तो वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। मात्र कितने सर? 6 माह रखता है। ठीक है, 6 माह रखता है। अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो उसमें जो उत्तराखंड आप देखते हैं, कौन सर? यूके देखते हैं। तो यूके के जो पुष्कर धामी जी बैठे हैं मुख्यमंत्री की गद्दी पर, वो चुनाव हार गए हैं। क्या है? चुनाव हार गए। लेकिन जैसा प्रावधान हमारे संसद में है वैसा भी विधानमंडल में, तो ये 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। फिर इनको क्या कहे? चुनाव लड़ना पड़ता है, किसी न किसी मतलब क्षेत्र से इनको आना पड़ेगा, तो आप ये बन सकते हैं। तो 6 माह तक अधिकतम क्या सीमा है सर? 6 माह तक ये हो सकता है। अधिकतम सीमा 6 माह है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, क्या निम्न संविधान संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? यानी कि कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हैं जिनमें लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। तो आपको याद है 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। इन 2 संविधान संशोधनों में लोकसभा में जो राज्यों के निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान में कब वर्णित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, 7वीं अनुसूची में। तो क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार जो हैं ये हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई। ठीक है, 12 से 35 तक। लेकिन आपको याद है इनकी जो चर्चा की है वो 36 से 51 तक। और आपके साफ साफ आर्टिकल 50 में क्या कहा गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये आता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर हम दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या मैंग्रोव वन कैसे होते हैं? देखिए, मैंग्रोव वन के बारे में ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। इस प्रकार से आपका मान लिया समुद्र है, ये क्या है? समुद्र है। ठीक है, समुद्र है। अब समुद्र में क्या होता है? समुद्र में मैंग्रोव वन कुछ इस प्रकार से, आप जब अभी आप गूगल पर डालेंगे मैंग्रोव वन तो आपको दिखेगा इस प्रकार से ये होते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से। यानी कि इनकी जो जड़ें होती हैं समुद्र से बाहर हो जाती हैं। अब इनमें एक शक्ति होती है, मतलब इनमें एक स्वाभाविक बात होती है कि इनकी जो जड़ें होती हैं ये समुद्र के खारे पानी को क्या करती हैं? अपने अंदर सोख लेती हैं। खारे पानी को अपने अंदर सोख लेती हैं। अब जब खारे पानी को सोख लेती तो आपको पता होगा खारे पानी को सोख लेंगे तो यहाँ का जो पानी होगा मीठा हो जाएगा। अब एक बात बताइए सर, यहाँ का पानी मीठा है, यहाँ का मान लिया पानी मीठा है, और इन
मैंग्रोव वन यहाँ पर नहीं है समुद्र में और यहाँ पर का पानी खारा है, तो यहाँ पर वो भी जीव रहेंगे जो मीठे पानी में रहते हैं और वो भी जीव आपको मिलते हैं जो खारे पानी में रहते हैं। तो क्या होगी, जैव विविधता क्या होगी, बोलेंगे जैव विविधता क्या होगी, अधिक होगी, नहीं होगी। तो मैंग्रोव वन ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है, क्या है सर, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। ये आपको ज़्यादातर लवड़ी क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है, और कहाँ पर, अपने पश्चिम बंगाल में। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, कह रहा भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो अधिकार हैं वो किसको दिए गए, अवशिष्ट अधिकार किसको दिए गए, संघीय सरकार को दिए गए हैं, राज्य की सरकारों को दिए गए, संघीय सरकार राज्य दोनों को दिए गए, ना ही संघीय सरकार ना ही राज्य सरकार। तो आपको पता है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको हमारे यहाँ प्राप्त हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं, यानी कि संघीय सरकार को प्राप्त हैं। तो ए इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, ये तो हो चुका है, हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, ये भी कर लिया है और ये भी अपने कर लिया, ठीक है, इसमें हमने उपराष्ट्रपति बताया था, ये भी कर लिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे, यानी कि आपको ये बताना है जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए, तो आपको याद रखना है 14 और 6, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाया था, ठीक है। ये बात अब बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो थी ये कर्नाटक में, और ये लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी लेखपाल के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, आपको याद है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, कह रहा नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं। देखिए नीति आयोग की बात करें तो पहले इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा इसका गठन 2015 में किया गया, बिल्कुल सही है। या सरकारी संवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही, लेकिन ये बात आपकी गलत है, ठीक है। ये एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, ये बात गलत है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन, पीएम ही इसके अध्यक्ष होते हैं, ये बात आपको याद रखनी, प्रधानमंत्री, और मोदी जी ही इसको लाए थे, ठीक है, 2015 में मोदी जी ही इसको लाए थे, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, इसका इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या आशय होता है। देखिए अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, मैं आपको बिल्कुल वैसे बताता हूं। देखिए हर शनिवार को बैंकें क्या करती हैं, अपना एनडीटीएल निकालती हैं। क्या होता है सर, एनडीटीएल क्या होता है, नेट, एनडीटीएल, इसका फुल फॉर्म क्या है, एन से नेट, डी से डिमांड, एंड टाइम और लॉयल्टी, ठीक है, एनडीटीएल निकालते हैं। एनडीटीएल का वर्तमान में भी मौद्रिक नीति जारी हुई, कहा गया है 4%। एनडीटीएल का क्या होता है, एनडीटीएल का 4% सीआरआर के रूप में आरबीआई में जमा करना होता है। कितना सर, सीआरआर के रूप में आरबीआई में जमा करता है। क्यों जमा करती है, क्योंकि उनकी साख बनी रहे, ठीक है, बैंकों की साख बनी रहे। तो एनडीटीएल का जब 4% ये जमा करती हैं, अब ये कह रहा है कि सीआरआर में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए एनडीटीएल, मान लिया हम ऐसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लिया 100 रुपये क्या करता है, 100 रुपये निकला, पूरा एनडीटीएल कितना निकला, 100 रुपये। अब ये मान लेते हैं 100 रुपये किसी बैंक का निकलेगा, ये तो स्वाभाविक ही नहीं है, ठीक है। तो 4% इसने जमा किया, यानी कि बैंक में कितने रुपये जमा किए, 4 रुपये। अब इसमें एसएलआर भी निकलेगा, बहुत सी बातें निकलेंगी, लेकिन हम लोग सिर्फ सीआर की बात करें तो अब इसके पास कितना रुपये बचा, इसके पास जो 96 रुपये बचा, ये इसके कर्ज के रूप में दे सकती है लोगों को। लेकिन अगर एनडीटीएल बढ़ा दें, एनडीटीएल बढ़ा दिया, मान लिया 100 रुपये था और एनडीटीएल हमने बढ़ा दिया, सीआरआर बढ़ा दिया और सीआरआर कह दिया कि एनडीटीएल का सीआरआर अब 10% जमा होगा। तो 10% जमा होगा, यानी कि अब कितने बचे, 90 रुपये ही बचे उधार देने के लिए। तब जो 90 रुपये बचे, तो 90 बचे जब उधार देंगे तो भैया रुपये में कमी आएगी, लोगों के पास जो मौजूद तरलता होगी उसमें कमी आएगी, नहीं आएगी। तो बाजार में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है, ठीक है, याद रखेंगे। बी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन से आपको एनडीटीएल, मतलब सीआरआर, एनडीटीएल हो जाएगा, एसएलआर, बैंक दर, आरबीआई वगैरह, ये सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रेपो रेट दर बिल्कुल होती है। नगद आरक्षित अनुपात, ये एसएलआर इसे कहते हैं। संविदायिक तरलता अनुपात, ये नगद आरक्षित अनुपात होता है, ये संविदायिक तरलता अनुपात होता है। ये सार्वजनिक कर्ज, ये जो सार्वजनिक कर होता है ये इससे संबंधित नहीं है। मौद्रिक की जो शाख होती है इंस्टॉलमेंट से, इससे संबंधित नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है अपना बैंक आपके द्वारा, अपना बैंक आपके द्वारा, आपका बैंक आपके द्वारा किसकी बैंक की टैगलाइन है। एसबीआई की है, BAOI की है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन पेमेंट बैंक। किसकी सर हो जाएगी? इंडियन पेमेंट बैंक। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका बैंक आपके द्वारा, इंडियन पेमेंट बैंक की ये आपकी टैगलाइन हो जाएगी। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेखपाल एग्जाम के लिए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? इसमें उपरोक्त तो सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। चाहे मध्यस्थों की भूमि समाप्ति हो, ये आपके कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि धरती सुधार, जोतों की हदबंदी, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो आपको पता होगा जैविक कृषि। जैविक कृषि बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्यावरण के लिए, तो आपको यह बात याद रखनी है। जैविक खेती करने वाला भारत का एकमात्र राज्य और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में HW में बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है कि विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? बोलेंगे विश्व में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, रूस में है, क्योंकि इसका जो मतलब क्षेत्रफल है तो बड़ा है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र होगा वो यहीं पर होगा। ठीक है, रूस में होगा, इसका राइट आंसर रूस होगा। अगला प्रश्न, क्या विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? स्टैटिक का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा इंपॉर्टेंट? तो क्या बोलेंगे? इजराइल। इजराइल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट जो हो जाएगी वो आपको याद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा जारी की जाती है। कौन? मानव विकास रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग विश्व बैंक जारी करती है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, क्या विश्व बैंक का विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश कौन सा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे। विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? और भारत ने कार्बन शून्य की जो मतलब लक्ष्य रखा है वो 2070 रखा है। भारत ने कार्बन शून्य का लक्ष्य, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भूटान इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भूटान। भूटान जो है विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश है। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल आपने स्कोर तो गिना नहीं होगा कि 50 में से आपका कितना रहा, लेकिन अगर आपने गिना हो तो आप जरूर बताएं इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा, और एक क्वेश्चन कैसे लगे ये जरूर बताएं। क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए? नहीं तो उनको जरूर बताना है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सर 110% छपेंगे। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के सब प्रकार के, साइंस, हर प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 50 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा हमें ज़रूर बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी दो कमेंट बॉक्स में 2 शब्द इसके बारे में ज़रूर लिखें, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली हर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।